इंसान के दिमाग में जब भी कोई गलत काम आता है तो वो अपने काम को अंजाम देने से पहले एक प्लान जरूर तैयार करता है और अपने प्लान के तहत ये भरपूर प्रयास करता है कि अपने काम को अंजाम दे दे और कभी वो पकड़ा भी न जाए। लेकिन शायद इस बात को भूल जाता है कि इंसान जैसा कर्म करता है एक न एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज की जो सच्ची घटना है इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से न केवल एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के भीतर भी चले जाते हैं। लेकिन जब इसका सच्चाई लोगों को पता चलता है तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये आपको भी कहीं ना कहीं हैरान और परेशान करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना बताने वाला हूँ, दरअसल ये घटना होता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक शहर लगता है इंदौर, और इसी इंदौर का थाना एक पड़ता है हजराना, और इसी खजराना थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है झलड़िया, और इसी झलड़िया इलाका का रहने वाला बाबूलाल। बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ 29 मार्च की सुबह के करीब 7 बजे दिन की आसपास की, जब बाबूलाल अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि बगल के प्लॉट में एक बोरी पड़ा हुआ जिसमें मानव शरीर का अंग दिखाई पड़ रहा था। बाबूलाल जो कि जब नज़दीक जाकर के देखता है तो नज़ारा देख करके एकदम से चौंक जाता है। दरअसल उस एक बॉडी में डेड बॉडी होता है, यानी लाश पड़ा होता है। बाबूलाल जैसे इस तरह का नज़ारा देखता है वो जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। चीख पुकार सुन करके धीरे धीरे लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं, और तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति इस बात की जानकारी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में दे देता है। इधर पुलिस प्रशासन को जब ये खबर मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ उस घटनास्थल पे पहुंचती है। लेकिन पुलिस जब घटनास्थल पे आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक महिला जो काफ़ी चीख चीख करके रो रही थी। पुलिस जब उस लाश को बोरी से बाहर निकालती है तो पता चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र करीब करीब 33 से 35 साल के आसपास की है। दरअसल उसके शरीर के ऊपर कई जगहों पर चोट और घाव के निशान ही नहीं थे, बल्कि उसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चलाया गया था उसका भी निशान था। लेकिन पुलिस जैसे उस लाश को बोरी से बाहर निकालता है वो महिला और जो जोर जोर से रोने लगती है। लेकिन जिसको देख करके ये बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद वो महिला मरने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ न कुछ जानती है। पुलिस जब उस लाश को चेक करती है तो उसके पास से 10,000 रुपये और एक खूबसूरत महिला का फोटो भी मिलता है। पुलिस प्रशासन जब उस लाश को के बारे में उस महिला से पूछती है तो महिला रोते हुए पुलिस वालों को बताती है कि साहब, मेरा नाम शबनम है और मरने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मेरा ही पति बबलू खान है। अब बबलू खान जो बगल की खिजराबाद कॉलोनी का रहने वाला होता है, दरअसल घटनास्थल पर बबलू का छोटा भाई सादिक भी मौजूद था। पुलिस प्रशासन जब पूरे घटनाक्रम के बारे में बबलू के छोटा भाई सादिक से पूछताछ करती है तो सादिक पुलिस वालों को कहता है कि साहब, रात्रि के करीब 4:30 बजे के आसपास मेरे भाभी शबनम मेरे नंबर पे कॉल की थी और बता रहे थे कि तुम्हारे भैया अब तक घर नहीं आए हैं और उनका नंबर भी नहीं लग रहा है, जाकर के तुम देखो कि वो कहाँ रह गए। सादिक जब पूरी बात ही पुलिस वालों को बताता है, पुलिस अब शबनम से पूछताछ करती है तो शबनम पुलिस वालों को कहती है कि साहब, रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास मेरे पति के नंबर पर कमल राठी का कॉल आया था। मेरे पति कह रहे थे कि कमल की गाड़ी पकड़ी गई है, इसीलिए मैं उसे छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पति करीब करीब 70 से 80 हज़ार रुपये लेकर के घर से निकले और बोले कि कुछ ही देर में मैं वापस आ जाऊंगा। जब मेरे पति घर से निकल गए उसके कुछ देर के बाद मैं भी गहरी नींद में सो गई। लेकिन 4 बजे जब मेरी नींद खुली तो देखी मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे। जब मैं उनके नंबर पे कॉल की तो नंबर भी स्विच ऑफ बताने लगा। इसीलिए मैं अपने देवर सादिक के नंबर पे कॉल की और कही कि जा कर के ढूंढो कि तुम्हारे भैया कहाँ रह गए। शबनम जैसे ही पूरी बात पुलिस वालों को बताती है, पुलिस अब फोटो को शबनम को दिखा करके पूछताछ करती है कि जो फोटो बबलू के पॉकेट से निकला था। इसमें शबनम पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब, मेरे पति का न जाने कितने महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था। हो सकता है कि ये महिला उन्हीं में से कोई एक हो। मैं इस महिला को नहीं जानती हूँ। अब शबनम जब इस सारी बात पुलिस वालों को बताती है, पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजती है और फिर शबनम के कहने पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा को दर्ज करती है और फिर इस केस की छानबीन में जुट जाती है। पुलिस प्रशासन इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले कमल राठी के घर पे पहुंचती है और फिर कमल से पूछताछ करती है। इस पर कमल पुलिस वालों को बताता है कि साहब, उस रात को ना तो मैं बबलू को कॉल किया था और ना ही बबलू मेरे घर पे आया था। अब कमल जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस को ऐसा लगता है कि शायद बबलू उस महिला से ही मिलने के लिए गया होगा, लेकिन अपने साथ जब 70-80 हज़ार रुपये लेकर के वो गया होगा, उन लोगों ने लूट के इरादे से बबलू की हत्या कर दिया होगा। लेकिन
पुलिस ये बात भी सोचती है कि अगर उन लोगों ने बबलू के लूट के इरादे से अगर हत्या किया होगा तो फिर वो महिला अपनी फ़ोटो बबलू के जेब में और 10,000 रुपया क्यों छोड़ देती। पुलिस भी अब सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार बबलू की हत्या किया किसने है। लेकिन पुलिस जब इस केस की और ज़्यादा जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को न जाने क्यों बबलू की पत्नी शबनम के ऊपर ही शक हो जाता है। अब पुलिस को जैसे ही शबनम के ऊपर शक होता है, इसी शक के आधार पर शबनम के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है। अब डिटेल्स को जब वो चेक करती है तो पता चलता है कि रात्रि के करीब 2 बजे के आसपास शबनम एक ही नंबर पे 2 बार कॉल की थी। पुलिस जब उस नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी इम्तियाज़ खान के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब इम्तियाज़, जिसकी उम्र करीब करीब 28 वर्ष है, जो मनसब नगर का रहने वाला होता है। दरअसल इम्तियाज़ कोई और नहीं बल्कि बबलू के ही चाचा का लड़का होता है। अब पुलिस जब इम्तियाज़ का मोबाइल का लोकेशन को खंगालती है तो पता चलता है कि रात्रि के करीब 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक इम्तियाज़ का मोबाइल का लोकेशन बबलू के घर के आसपास का ही दिखाई पड़ता है। अब पुलिस को जैसे इस तरह का कॉल डिटेल्स मिल जाती है, लोकेशन मिल जाता है, उसी दिन शाम के समय पुलिस इम्तियाज़ के घर पे पहुंचती है और इम्तियाज़ को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है और फिर इम्तियाज़ से बबलू की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पर इम्तियाज़ पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने बबलू की हत्या नहीं किया है। लेकिन इम्तियाज़ जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब उसकी सारी डिटेल्स को सामने रखती है और फिर इम्तियाज़ से सख्ती के साथ पूछताछ करती है। पुलिस जैसे ही अपनी सख्ती दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार इम्तियाज़ मजबूर होकर अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेता है। लेकिन इम्तियाज़ जब सच्चाई को कबूल करता है तो साथ ही साथ बबलू की पत्नी शबनम का भी नाम लेता है। अब शबनम का जैसे ही वो नाम लेता है, पुलिस तुरंत ही बबलू के घर पे जाती है और वहाँ से शबनम को भी अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले आती है। इधर शबनम जब थाने में पहुँचती है और थाने में अपने सामने इम्तियाज़ को देखती है तो देख करके वो समझ जाती है कि सारा मामला अब खुल चुका है। पुलिस जब शबनम से उसके पति की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, शबनम बिना किसी सख्ती दबाव के अपना जुर्म को कबूल कर लेती है। लेकिन शबनम जब पूरी हत्या कांड की कहानी बताती है तो सच में इसको सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे विश्वास ही नहीं होता है। बबलू जो है अपने ही इलाके में कमल राठी के साथ मिलकर के पार्टनरशिप में एक छोटा सा बिजनेस व्यापार करता है जिसमें ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। करीब 7 साल पहले बबलू शबनम से शादी कर अपने घर लेकर के आता है। हालांकि शबनम इससे पहले एक और शादी कर चुकी थी, लेकिन अपने पति से वो तलाक ले चुकी थी। इसके बावजूद भी बबलू शबनम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि शबनम सच में बेहद ही खूबसूरत होती है। बबलू जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, अपनी पत्नी की खूबसूरती का इस प्रकार से वो दीवाना हो जाता है कि करीब 2 सालों तक अपने कामों पे ध्यान ही नहीं देता है, बल्कि 24 ही घंटे अपनी पत्नी के आगे पीछे ही घूमते रहता है। लेकिन जैसे ही 2 साल का समय बीतता है, कहीं ना कहीं बबलू का अपनी पत्नी से मन भर जाता है और उसके बाद से बबलू अपने काम में जुट जाता है। लेकिन बबलू के अंदर एक बहुत बुरी लत होती है। दरअसल शादी से पहले ही बबलू का कई सारी अन्य महिलाओं के साथ में अवैध संबंध चल रहा था। दरअसल उन महिलाओं पर बबलू अपनी कमाई उड़ाता ही नहीं था, बल्कि उनके साथ मौज मस्ती भी करता था। अब शादी के जैसे ही 2 साल का समय बीतता है, बबलू का जब अपने पति से मन भर जाता है, बबलू फिर से उसी रास्ते पे चल पड़ता है। लेकिन बबलू शादी के बाद जब इस रास्ते पे फिर से चल पड़ता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी शबनम को पता चल जाता है। अब शबनम को जब ये बात पता चलता है कि उसका पति के कई सारे महिलाओं के साथ में अनैतिक रिश्ते चल रहे हैं, ये जान करके शबनम काफ़ी गुस्से में आ जाती है। फिर अपने पति बबलू का विरोध करने लगती है। लेकिन शबनम जब बबलू का विरोध करती है, बबलू अपनी पत्नी का पूरी तरह से पिटाई करता है। इधर बबलू का ही चाचा का रहने वाला होता है इम्तियाज़। बबलू जब शबनम से शादी कर अपने घर लेकर के आता है, इम्तियाज़ भी बबलू के घर पे आते जाते रहता है। लेकिन इम्तियाज़ जब शबनम को देखता है तो उसकी खूबसूरती को देख पहली नज़र में ही उसे पसंद कर लेता है। दरअसल इम्तियाज़ शबनम के ऊपर डोरे भी डालने की कोशिश करता है, लेकिन शबनम उसको कोई भाव ही नहीं देती है, क्योंकि शादी के बाद बबलू अपने पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, जिसकी वजह से इम्तियाज़ भी अब बबलू के घर पे आना जाना बहुत कम कर देता है। लेकिन बबलू जैसे इस तरह के रास्ते पे चल पड़ता है, अब शबनम जब अपने पति को समझा करके थक जाती है, जब उसको पूरा विश्वास हो जाता है कि उसका पति अब सुधरने वाला नहीं है, आखिरकार शबनम भी अब अपने पति को सबक सिखाने के लिए उसी रास्ते पे चल पड़ती है। दरअसल उस समय शबनम के दिमाग में इम्तियाज़ आ जाता है। तभी थोड़े दिन के बाद एक दिन इम्तियाज़ भी बबलू के घर पे पहुंचता है। इम्तियाज़ जब कुछ दिनों के बाद बबलू के घर पे पहुंचता है, अब शबनम उसे हंसी मजाक करने लगती है।
दरअसल शबनम और इम्तियाज़ के बाद बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए शबनम हंसी मजाक में कुछ ऐसी ऐसी बातें कर देती है जिसको सुन करके इम्तियाज़ को भी समझने में देर नहीं लगता है कि शबनम उसे पसंद करने लगी है। हालांकि इम्तियाज़ ये भी सोचता है कि आखिरकार 2 सालों तक शबनम ने उसे भाव क्यों नहीं दिया था। यही सोच करके इम्तियाज़ अपने दिल की बात वो नहीं कह पाता। लेकिन शबनम जैसे ही अपना रास्ता खोल देती है, आखिरकार इम्तियाज़ भी अपने दिल का रास्ता खोल देता है। और एक दिन शबनम के घर के भीतर ही शबनम और इम्तियाज़ के बीच में दैहिक संबंध बन जाता है। और एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है, करीब करीब 2 सालों तक ये सिलसिला चलते रहता है, लेकिन बावजूद इस बात की जानकारी बबलू खान को कभी नहीं पता चलता है। लेकिन शबनम का जब इम्तियाज़ से इस तरह के रिश्ता कायम होता है, शबनम अब कहीं ना कहीं इम्तियाज़ की दीवानी हो जाती है। दरअसल शबनम अब इम्तियाज़ से शादी करने का फैसला कर लेती है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कहीं ना कहीं ये बातें आसपास के लोगों को पता चल जाता है, जिसको लेकर के अब शबनम को ये बात डर सताने लगता है कि कहीं आज नहीं तो कल ये बातें उसके पति के कानों तक नहीं पहुंच जाए। लेकिन इसके बावजूद भी शबनम चाह करके भी अपने दिल की बात इम्तियाज़ से नहीं कह पाती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय बीतता है, आखिरकार एक दिन शुजालपुर इलाके में बबलू 8 बीघा ज़मीन अपनी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता है और रुपये पर अपनी पत्नी के हाथ में ला करके थमा देता है। इधर शबनम के हाथ में जैसे 8 बीघा ज़मीन का पेपर मिल जाता है, शबनम की भी नीयत वहीं पे ख़राब हो जाती है। दरअसल शबनम सोचने लगती है कि क्यों ना इम्तियाज़ से शादी कर बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन में मौज मस्ती करे। इसीलिए शबनम अपने एक दिल की बात इम्तियाज़ से कह देती है। इम्तियाज़ भी शबनम से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत इन दोनों के बीच हो जाती है कि बबलू खान के रहते हुए दोनों शादी कैसे करेंगे। इसीलिए शबनम अब अपने पति को हमेशा के लिए बबलू को हमेशा के लिए दुनिया से हटाने का तय करती है। अपने पति बबलू को जब इस दुनिया से हटाने की बात इम्तियाज़ से करती है, तो इम्तियाज़ भी शबनम का साथ देने के लिए तैयार होते हैं और फिर बबलू को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है। और इसी प्लान के तहत एक दिन इम्तियाज़ मार्केट में जाता है और बहुत सारी नींद की गोलियां खरीद करके शबनम को दे देता है। उसके बाद से शबनम हर रोज़ अपने पति के खाने में नींद की गोलियां मिला करके देने लगती है, जिसको खाने के बाद बबलू भी गहरे नींद में सोने लगता है। लेकिन करीब करीब 2 महीने का समय बीत जाता है, इसके बावजूद भी बबलू के ऊपर उन दवाइयों का कोई असर नहीं होता। इसीलिए 28 मार्च की रात्रि के समय बबलू जब खाना खाता है, शबनम उसके खाने में काफ़ी सारा मात्रा में नींद की गोलियां मिला देता है, जिसको खाने के बाद बबलू काफ़ी गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही वो गहरी नींद में सो जाता है, करीब करीब 2 बजे के आसपास शबनम इम्तियाज़ के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर पे तुम आ जाओ, काम को आज ही अंजाम दे देना है। जब वो अपने घर पे बुलाती है शबनम, थोड़ी देर बाद इम्तियाज़ भी शबनम के घर पे आ जाता है। उस समय बबलू जो काफ़ी गहरी नींद में सो रहा था, सोते समय ही इम्तियाज़ घर के भीतर से एक लाठी उठा कर के लाता है और उस लाठी से बबलू के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसके वजह से बबलू बेहोश हो जाता है। अब बबलू जैसे ही बेहोश हो जाता है, उसके बाद से इम्तियाज़ घर के भीतर से एक तेज़ धारदार हथियार निकालता है और उस हथियार को बबलू के गले के ऊपर रेत देता है, जिसकी वजह से बबलू की वहीं पे मौत हो जाती है। अब बबलू की जब मौत हो जाती है, उसकी लाश को साइड में रख देता है। उसके बाद से शबनम और इम्तियाज़ कमरे के भीतर जाते हैं और पहले अपनी हवस को पूरी करते हैं। जैसे ही दोनों अपनी हवस को पूरी कर लेते हैं, उसके बाद से बबलू की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इम्तियाज़ नरवल इलाके का रहने वाला अपना दोस्त कादिर के घर पे जाता है और उसी रात को कादिर से उसकी स्कूटी लेकर फिर से शबनम के घर पे आता है। स्कूटी लेकर के जब शबनम के घर पे आता है, उसी रात को इम्तियाज़ और शबनम दोनों मिलकर के बबलू की लाश को एक बोरी में पैक कर देता है और फिर करीब रात के करीब 4 बजे के आसपास इम्तियाज़ बबलू की लाश को उसी स्कूटी पे लोड कर शबनम के घर से निकलता है। लेकिन जैसे ही गली में निकलता है, गली में जो आवारा कुत्ते होते हैं इम्तियाज़ को देख करके भौंकना शुरू कर देते हैं। उनकी आवाज़ें सुन करके इम्तियाज़ भी इस प्रकार से डर जाता है कि उसकी स्कूटी डिसबैलेंस होती है और बबलू की लाश वहीं पे गिर जाती है। बबलू की जब लाश गिर जाती है, तो इम्तियाज़ अपनी स्कूटी को वहीं पे रोक देता है और बबलू की लाश को बगल के खाली प्लॉट में फेंक देता है। वहाँ से फिर से शबनम के घर पे हो जाता है और उस लाश के बारे में शबनम को बता देता है और फिर स्कूटी लेकर के अपने दोस्त कादिर के घर पे जाता है। स्कूटी अपने दोस्त को थमाने के बाद वापस अपने घर इम्तियाज़ चला जाता है। सच में जब पूरी कहानी शबनम पूरी पुलिस वालों को बताते हैं, पुलिस शबनम के ही कहने पे इम्तियाज़ के दोस्त कादिर को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब कादिर से पूछताछ करती है, कादिर पुलिस वालों को कहता है, साहब मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी भनक होता कि इम्तियाज़ मेरी स्कूटी लेकर लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रहा है, तो मैं उसे स्कूटी किसी भी कीमत में नहीं देता।
हालांकि इसके बावजूद भी पुलिस कादिर के बारे में जांच पड़ताल करती है, जिससे पुलिस को लगता है कि सच में कादिर इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। इसीलिए पुलिस कादिर को तो छोड़ देती है और इन दोनों को, शबनम को और इम्तियाज़ को, कस्टडी में लेकर के जिला अदालत में पेश करते हैं, जहाँ से दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम सुनाने के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी इन घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।